भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज नया विषय लेकर आए हैं जो है फल प्रतिपादन के लिए कुछ नियम। कोई भी कुंडली का जब हम फलादेश करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें दिया है, ये लग्न कुंडली आपके सामने है। उदाहरण के तौर पर पहला नियम है हमारा कि जिस भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी ही भावेश या राशि स्वामी कहलाता है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में इसका स्वामी हो गया मंगल, ये प्रथम भाव है तो प्रथम भावेश मंगल हो गया। दूसरे में वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ तो शुक्र इसका भावेश हो गया। तीसरा यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है तो ये बुध इसका भावेश हो गया। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है तो इसका चंद्र इसका भावेश हो गया। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है तो सूर्य इसका भावेश हो गया। छठे घर का स्वामी बुध है तो बुध इसका भावेश हुआ। सातवें घर का स्वामी शुक्र है तो शुक्र इसका भावेश रहा। आठवें घर का स्वामी मंगल है तो मंगल इसका भावेश रहा। और नवें घर का स्वामी बृहस्पति है तो बृहस्पति इसका भावेश हुआ। और 10वें घर का स्वामी शनि है तो शनि इसका भावेश रहा। 11वें घर का भी स्वामी शनि है तो शनि इसका भावेश रहा। 12वें घर का स्वामी गुरु है तो गुरु इसका भावेश रहा। इस तरह से सबसे पहले हम कुंडली में उनको देखेंगे कि उनके कौन कौन से भावेश हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है प्रतिपादन फल प्रतिपादन के लिए कि 6, 8 और 12 के जो स्वामी हैं, जिन भावों के स्वामी हैं या वो जिन भाव में रहते हैं प्रायः अनिष्टकारक होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, छठा घर है, छठे घर का स्वामी क्या है? बुध। बुध बैठा है हमारा यहाँ पर 10वें भाव में। लेकिन इसके साथ एक स्थिति ये है कि यदि वो कहीं पर बैठ करके यदि कारक होगा तो फिर वो अकारक नहीं माना जाएगा या अनिष्टकारक नहीं माना जाएगा। दूसरा भाव यहाँ पर है, जैसे 8वां घर, 8वें घर का स्वामी क्या है? मंगल। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है इसलिए ये यहाँ पर अनिष्टकारक हो सकता है। और 12वें भाव का स्वामी गुरु। गुरु यहाँ पर अपने घर में बैठा हुआ है, स्वग्रही है, भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, इसलिए ये अनिष्टकर नहीं हो सकता, ये अपवाद है। तीसरा बताया, लेकिन जिस भाव का स्वामी स्वग्रही हो या तो वो अच्छा फल देता है। यहाँ पर आपने देखा 12वें घर का स्वामी कायदे से छठे और 8वें का 12वें का अकारक होता है, लेकिन 12वें घर का स्वामी जो है यहाँ पर अपने स्वयं के अपने घर में बैठा है इसलिए अच्छा फल देगा, अशुभ फल नहीं देगा। अब चौथा नियम क्या कहता है कि एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। यहाँ पर ये हमारा 11वां भाव है। यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो प्रायः कुंडली में शुभ फल देने वाला होता है। 5वां नियम क्या कहता है? भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वो लग्न से तीसरा पड़े तो शुभ बलदायक होता है। अब भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, अब यदि यहाँ पर आपने देखा, जैसे ये लग्न है हमारा, लग्न से तीसरा भाव का स्वामी, जैसे इस भाव का स्वामी जो है यदि मंगल हुआ, इस भाव का स्वामी यदि ये मंगल लग्न से तीसरे में पड़ता तो ये शुभ फलदायक रहता। लेकिन यहाँ पर भाव से तीसरा नहीं है बल्कि ये भाव से 7वें में है, इसलिए ये शुभ फलदायक नहीं होगा। ये नियम हमको देखना पड़ता है। और दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं कि भाव का स्वामी जब शुभ ग्रह हो, यदि ये मंगल है यहाँ पर, इस मंगल का स्वामी यदि शुभ ग्रह होगा, क्योंकि मंगल वैसे पाप ग्रह होता है, इसीलिए यदि शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह होने से वो लग्न से यदि तीसरा पड़े तो वो मध्यम फलदायक होता है। अब सीधी सी बात है, सामान्य का नियम क्या कहता है इसमें? शुभ ग्रह हमेशा उत्तम फलदायक होते हैं। जैसे कुंडली में आपने देखा गुरु जो है अपने घर का बैठा हुआ, भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, इसलिए हमेशा शुभ फल प्रदायक होगा। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा ये विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा चौथे लग्न में और सप्तम में विशिष्ट कारक माना जाता है, इसलिए ये शुभ फलदायक होगा। बुध जो है 10वें घर में कारक माना जाता है, इसलिए ये शुभ फलदायक होगा। और अशुभ फल जो होते हैं वो उसका ह्रास करते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिकोण में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, शनि सूर्य के घर में बैठा हुआ है, इसलिए इस भाव का ह्रास करेगा, भाव की हानि करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर जैसे राहु बैठा हुआ है
तृतीय भाव में यहाँ पर पाप ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, इसलिए ये शुभ फल प्रदायक होगा। इस तरह से हम शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों के बाद वो क्या फल देंगे और क्या अशुभ फल किस तरह से फल का ह्रास करेंगे, ये हम जान सकते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव में यदि यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो वो शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लग्न में देख रहे हैं, चंद्रमा बैठा हुआ है, शुभ फलदायक होगा। और यहाँ पर नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, ये तमाम सारे जो है ये शुभ ग्रह यहाँ हैं, ये शुभ फल देंगे। 10वें घर में बुध बैठा हुआ है, ये भी शुभ फलदायक है। अब हम बात करते हैं त्रिसडाई की। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में यहाँ पर पाप ग्रहों का होना अच्छा होता है। जैसे यहाँ कुंडली में देख रहे हैं आप, तीसरे घर में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो ये शुभ फलदायक देगा, जबकि यहाँ पर छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, 11वें में कोई ग्रह नहीं है। और यदि यहाँ पर भी कोई पाप ग्रह होते तो वो भी शुभ फल देते। अब अगली बात करते हैं हम। अगला नियम हमारा है कि जो भाव अपने स्वामी शुक्र, बुध या गुरु द्वारा दृष्ट हो तथा अन्य ग्रह से दृष्ट न हो तो शुभ फलदायक होता है। अब जैसे यहाँ पर अपने स्वामी से दृष्ट होना, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये 11वां भाव है हमारा। 11वां भाव यहाँ पर अपने स्वामी से दृष्ट हो रहा है। शनि की डायरेक्ट दृष्टि है 11वें भाव पर। यहाँ पर ऐसी स्थिति में यदि शुक्र, बुध या गुरु द्वारा ये दृष्ट हो, किसी भी तरह से यहाँ पर इसको गुरु देखता हो, शुक्र देखता हो या बुध देखता हो, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर दृष्टि फल नहीं है, और तो ये शुभ फलदायक रहेगा। अगला नियम हमारा कहता है भावाधिपति, किसी भी भाव का अधिपति मूल त्रिकोण में हो। अब जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारे केंद्र का और एकादश भाव का अधिपति त्रिकोण में होना, ये पंचम भाव जो है हमारा त्रिकोण कहलाता है। मूल त्रिकोण में होना, स्वक्षेत्रगत होना। जैसे यहाँ पर गुरु है, गुरु यहाँ पर स्वक्षेत्रगत है, और सूर्य जो है मित्र ग्रह है और या उच्च का हो, जैसे बुध जो है यहाँ पर ये कारक माना गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये भाव उस भाव को सुफल प्रदान करता है। अब हम अगला नियम देखते हैं। 8वें घर में और 12वें घर में प्रायः जो भी ग्रह होते हैं वो अनिष्टकर होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि गुरु यदि छठे घर में होगा तो वो शत्रुनाशक माना जाता है। यहाँ पर 8वें घर में जैसे बताया हमने कि 8वें घर में, 12वें घर में कोई भी ग्रह हो वो अनिष्टकर होता है, लेकिन शनि यहाँ पर अपवाद है। शनि यदि 8वें घर में होगा तो वो दीर्घायु कारक होगा, और मंगल यदि 10वें घर में होगा तो वो उत्तम भाग्य विधाता होता है। ये हमारा इस तरह से बताया। तो अगला हमारा नियम है राहु, केतु और अष्टमे जिस भाव में होते हैं उसे बिगाड़ते हैं। अब राहु किस भाव में बैठा हुआ है? तीसरे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन तीसरे घर में जो है पाप ग्रह का होना अच्छा है, इसलिए ये इस भाव को बिगाड़ेगा नहीं, अच्छा करेगा। यदि राहु यहाँ पर न होकर के द्वितीय भाव में होता तो ये धन भाव में था, धन भाव को हानि पहुंचा सकता था। ये यहाँ पर देखना है हमको। उसी प्रकार से केतु जो है यहाँ पर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, यदि और अष्टमेश है हमारा, अष्टमेश यहाँ पर मंगल हमारे 7वें घर में बैठा हुआ है, ये यहाँ पर कारक नहीं है, तो इसलिए ये मंगल सप्तम भाव को यहाँ पर बिगाड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर जो है इसकी दृष्टि होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सप्तम भाव पर ये विराजमान है मंगल, यहाँ पर शनि भी जो है इसको देख रहा है, राहु भी इसको देख रहा है। ऐसी स्थिति में ये हमारा जो सप्तम भाव है ये पाप पीड़ित है, यहाँ पर लाइफ पार्टनर को ये कष्टदायक रहेगा। अब अगला हमारा नियम क्या कहता है कि गुरु अकेला यदि दूसरे घर में, 5वें घर में या 7वें घर में हो, यहाँ पर इनकेस यदि गुरु बैठा हो दूसरे घर में, यहाँ कोई नहीं है, और 5वें घर में यदि गुरु होता या 7वें घर में यदि गुरु होता तो ये धन, पुत्र और
स्त्री की हानि करता है। जैसे क्योंकि द्वितीय भाव हमारा धन भाव होता है और पंचम भाव हमारा संतान का होता है और सप्तम भाव हमारा स्त्री का, जाया का होता है या पति का होता है। तो यहाँ पर गुरु का होना वो केवल अकेला, यदि वो गुरु किसी और ग्रह के साथ होगा तो हानि नहीं करेगा, अकेले होने पर वो हानि करता है। ये सामान्य नियम जो है हमारे फल प्रतिपादन के लिए आज आपको बताए हैं। अगले हम नया विषय लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।